बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, हम क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक कर रहे थे। आज हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है। हमने दो टाइप्स पढ़ी थी क्रोमेटोग्राफी की स्टेशनरी फेज की बेस पे, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ये एग्जांपल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। इसमें स्टेशनरी फेज वाटर होता है, लिक्विड होता है यानी, और ये एड्सॉर्ब होता है, जज़ब होता है पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर, कागज के रेशों के ऊपर। और इसमें जो मोबाइल फेज है ये आमतौर पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, यानी मोबाइल फेज भी लिक्विड है और स्टेशनरी फेज भी लिक्विड या वाटर है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के करने के लिहाज से तीन तरीके हैं, मोड्स या टाइप्स कह लें। पेपर क्रोमेटोग्राफी के आगे तीन टाइप्स हैं इसको परफॉर्म करने के लिहाज से। एक वो टेक्निक है जिसमें सॉल्वेंट्स नीचे से ऊपर की जानिब मूव करते हैं, और हम इसी को डिटेल से डिस्कस करना, आपकी बुक में इसी को डिटेल से डिस्कस किया गया है। एक को हम नाम दे देते हैं बेटा असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। दूसरी बेटा जो है ये मोबाइल फेज की मूविंग के लिहाज से है, उसकी हरकत के लिहाज से है। मोबाइल फेज अगर ऊपर से नीचे की जानिब मूव करे और आते हुए कंपोनेंट्स को सेपरेट करे, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। और अगर मोबाइल फेज एक आमतौर पे सर्कुलर या गोल फिल्टर पेपर हो तो उसके सेंटर से साइडों की जानिब मूव करे एक रेडियल वे में, सर्कुलर वे में, तो उस क्रोमेटोग्राफी को हम बोलते हैं, तीसरी टाइप को हम कहते हैं सर्कुलर या रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के तीन तरीके हैं उसके मोड्स के लिहाज से, और मोड्स भी किसकी बेस पे? मोबाइल फेज की मूवमेंट के लिहाज से। ये तीन मोड्स हैं, इसके तरीकाकार हैं। इनमें से जो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये आपकी बुक में डिटेल से डिस्कस की गई है। इस तरीकाकार में जो apparatus इस्तेमाल होता है वो बेटा ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक है जिसके अंदर सॉल्वेंट्स या मोबाइल फेज डाली होती है। एक या एक से ज्यादा सॉल्वेंट्स हो सकते हैं ये। तो मोबाइल फेज आमतौर पे इसके अंदर नीचे वो सॉल्वेंट्स हैं, इसके नीचे पेंदे के अंदर इसके मौजूद हैं। इसके अंदर बेटा कागज को, क्रोमेटोग्राफिक कागज को, पेपर को लटकाया जाता है और इसमें सॉल्वेंट नीचे से ऊपर की जानिब जो है वो आमतौर पे मूव करते हैं। कागज के जो पोर्स हैं, सुराख हैं, कैपिलरीज हैं, उनके दरमियान से सॉल्वेंट्स ऊपर की जानिब मूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। सॉल्वेंट्स के ऊपर मूव करने को, जैसे कपड़ा है ना, कॉटन है, आम कपड़ा है, कागज है, आप उसको पानी में डालें तो वो कागज या कपड़ा गीला होना शुरू हो जाता है। वो जिस अमल की वजह से होता है उस अमल को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, कि उनके अंदर बारीक कैपिलरीज होती हैं और उनके अंदर से सॉल्वेंट्स ऊपर की जानिब मूव करता हुआ आगे जा रहा होता है। नीचे मोबाइल फेज के तौर पे कौन से सॉल्वेंट्स चूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि किस तरह के कंपोनेंट्स जो हैं, जो हमारे पास मिक्सर जो है जिसको हमने सेपरेट करना है, उसमें किस तरह के कंपोनेंट्स हैं। पोलर हैं, ज्यादा पोलर हैं, लेस पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा नीचे मुख्तलिफ तरह के सॉल्वेंट्स या सॉल्वेंट मिक्सर्स चूज किए जाते हैं। सॉल्वेंट्स को नीचे डाल देने के बाद ऊपर से टैंक को कवर कर दिया जाता है ढक्कन के साथ, इसको बंद कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो सॉल्वेंट्स पानी है वो भी इसी के अंदर ही साथ मिक्स होती है। सॉल्वेंट्स के अंदर यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं जिन्होंने मोबाइल फेज के तौर पे काम करना है, और साथ में पानी भी होता है। तो वो दोनों का मिक्सर होता है। जब हम इसको ऊपर से कवर करते हैं तो वो वाटर वेपर, सॉल्वेंट के वेपर इस पूरी अंदरूनी एटमॉस्फेयर को सैचुरेट कर देते हैं। अंदर यकसा तौर पे वो होमोजेनाइज वे में कह लें, अंदर वो सॉल्वेंट के वेपर्स बिखर जाते हैं, ताकि जब हम बाद में स्ट्रिप इसके अंदर लटकाएंगे तो वाटर वेपर्स जो हैं, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो बेटा कागज के ऊपर वो एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं
बहुत माइनर सी मिकदार एड्सॉर्ब होती है, वो वाज़ेह तौर पे हमें नजर नहीं आती। तो वो जो वाटर एड्सॉर्ब हो जाता है कागज के ऊपर, वो बेटा स्टेशनरी फेज के तौर पे काम करना है। ये वाटर एड्सॉर्ब होने की आपको मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूं, जैसे आप लोग चिप्स वगैरह हैं, लेज वगैरह सपोज वो खाते हैं, अगर आप ताजा पैकेट खोलें तो अंदर से बड़ी वो जो कह लें कि क्रिस्पी निकलते हैं, लेकिन अगर आप वो पैकेट खोल के रख दें, कुछ देर पड़ा रहे, चिप्स ओपन एयर के अंदर पड़े रहें, तो बेटा उनके अंदर एक नमी, एक मॉइस्चर आ जाती है जो आपको वाज़ेह तौर पे नजर भी नहीं आती, लेकिन उनका खस्तापन उससे मुतासर हो जाता है। तो वाटर जो है उस चिप्स के ऊपर वो कह लें कि जज़ब हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नमी आ जाती है, उसका खस्तापन मुतासर होता है, उसका क्रिस्पीपन जो है वो खत्म हो जाता है। तो सेम ऐसे बेटा इस अंदरूनी एटमॉस्फेयर के अंदर से पेपर के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और वो वाटर मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेज के तौर पे वर्क करते हैं। और मोबाइल फेज जब उसके अंदर से, उसके ऊपर से गुजरती आगे जाएगी, तो फिर उन दोनों की मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, तो दोनों की आपस की कशमकश के नतीजे में जो कंपोनेंट्स हैं, कुछ मोबाइल के साथ ज्यादा, कुछ मोबाइल के साथ कम, तो इस तरह से कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट होते चले जाएंगे। तो ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक ले लेने के बाद, उसके अंदर सॉल्वेंट्स या मोबाइल फेज डाल देने के बाद, आप क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे आप क्रोमेटोग्राफिक पेपर, ये अलग से भी बाहर मतलब सारा कुछ कर रहे हैं, एक स्ट्रिप जो है वो वटमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 की लेते हैं। ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर या फिल्टर पेपर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उनके पोर साइजेस के लिहाज से, उनकी क्वालिटी के लिहाज से। तो वटमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 ये भी फिल्टर पेपर की एक टाइप है। तो उसके एक 20 सेंटीमीटर लंबी जो स्ट्रिप है आप लोगों ने काट लेनी है। उसके किसी एक सिरे पे, जिस सिरे पे भी कर लेंगे बाद में, वो सिरा हमने नीचे लेना है, नीचे कर लेना है उसको, इसके अंदर जब लटकाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो किसी एक सिरे पे 2.5 सेंटीमीटर के फासले पे आपने पेंसिल से लाइन लगा लेनी है। ये सारा कुछ अभी बाहर कर रहे हैं, उसके अंदर रख के नहीं, स्ट्रिप बाहर अभी तैयार कर रहे हैं हम। तो 2.5 सेंटीमीटर के फासले पे, 2.5 सेंटीमीटर के फासले पे हमने अपनी बुक की वर्डिंग को बेटा चूज करना है। वैसे ये लंबाई थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, तो बुक की वर्डिंग ऐसा बेटा ऑब्जेक्टिव में क्योंकि आ जाती है, इसलिए हमने यही वर्डिंग चूज करनी है। तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर जो है उस फासले पे पेंसिल से, लेड पेंसिल से एक लाइन लगा लेते हैं। इस लाइन को बाद में हम बेस लाइन का लफ्ज इसके इस्तेमाल करेंगे, ओरिजिनल लाइन, बेस लाइन। नेक्स्ट बेटा हम क्या करते हैं, जिन कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है, वो आमतौर पे चाइना डिश वगैरह के अंदर उनका एक सॉल्यूशन कंपोनेंट्स का मिक्सर उनका जो होता है ना हमारा, जिस मिक्सर को हमने अलग करना है, तो वो मिक्सर का कैपिलरी ट्यूब, बहुत ही बारीक ट्यूब होती है, उसके जरिए से इसको इसके अंदर डिप करके, तो यहां पे एक स्पॉट लगा देते, एक से ज्यादा बार भी लगा सकते हैं, ज्यादा इसको थिक करने के लिए। तो बेटा ये एक स्पॉट लगा दिया जाता है, एक स्पॉट भी लगाया जा सकता है, या उसी स्ट्रिप के ऊपर जो मिक्सर का आपका स्पॉट है वो लगा के, तो साथ में कुछ मालूम शुदा नॉन जो कंपाउंड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो आपको एक्सपेक्टेड है कि इस मिक्सर के अंदर मौजूद होंगे, उन नॉन कंपोनेंट्स के जो सॉल्यूशंस हैं उनका एक स्पॉट वो भी साथ में लगाया जा सकता है। ये बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन में सहूलत फराहम करेगा कि जो हमारा मिक्सर है जब वो लगा होगा तो उसमें पता चल जाएगा हमारे वो कौन कौन से कंपोनेंट्स इस मिक्सर के अंदर मौजूद हैं। बाद में आपको मिक्सर के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि मिक्सर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अब ये स्पॉट्स लगा के आपने इसको ड्राई होने देना स्ट्रिप को। जब ये ड्राई हो जाएगी तो तब आप लोगों ने बेटा इसको ना इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर, जब ये स्ट्रिप्स आपकी पहले ड्राई हो जाएंगी, आपने एक स्पॉट लगाया या एक से ज्यादा स्पॉट्स लगाए, ये स्ट्रिप्स आपकी ड्राई हो गई, तो देन आप लोगों ने बेटा इसको क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर लटकाना है क्लिप्स के जरिए से। तो कितना लटकाना है बेटा और कौन सा सिरा लटकाना है, जिस सिरे पे आपने बेटा स्पॉट लगाया था ना दोनों में से, वो सिरा आपने फिर, अगर आपने यहां पे बेटा 2.5 सेंटीमीटर के फासले पे स्पॉट लगाया था तो आपने ये सिरा इसके अंदर लटकाना है। अब बेटा जो निशान का हामिल सिरा जिसके लिए आपकी बुक में लफ्ज इस्तेमाल होगा इम्प्रेग्नेटेड एंड, तो दो एंड्स हैं इसके, तो इम्प्रेग्नेटेड एंड हमारा जिसके ऊपर निशान लगा हुआ है, हमारा मिक्सर का स्पॉट लगा हुआ है, वो ये वाला है। तो ये वाला जो एंड है, ये सारा नहीं, नीचे से तकरीबन 5 से 6 मिलीमीटर, ये बुक की वर्डिंग है बेटा ऐसा, जिसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाती है, सिर्फ इतना से इसको नीचे से डिप करना है, और बाकी आपकी जो कह लें कि सारी स्ट्रिप है, जहां आपका स्पॉट है वो भी इस नीचे वाले मोबाइल फेज या सॉल्वेंट मिक्सर से ऊपर हो, बाहर हो। नीचे से स्ट्रिप सिर्फ डिप करनी है आपने 5 से 6 मिलीमीटर, वो स्ट्रिप इस सॉल्वेंट मिक्सर के अंदर डिप हो, बाकी सारी स्ट्रिप ऊपर हो, तो आपने इसको डिप कर देना है, दोबारा से ऊपर ढक्कन दे देना है। जब आपने टैंक को ऊपर से कवर कर दिया और स्ट्रिप को इसके अंदर लटका दिया,
तो यहां से ये जो मोबाइल फेज है हमारी, ये कागज को गीला करते हुए ऊपर की जानब जाना शुरू हो जाती है। तो कागज गीला होता जाएगा और मोबाइल फेज ऊपर को जाते हुए कंपोनेंट्स को, हमारे इस मिक्सर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, 1 है 2 है 3 है, वो कंपोनेंट्स ऊपर की जानब जाना शुरू हो जाएंगे, ऊपर की जानब वो भी मूव करना शुरू हो जाएंगे। जब कागज तकरीबन 3/4 यानी टोटल उसकी लेंथ सपोज तकरीबन 20 सेंटीमीटर, तकरीबन 15 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट, एग्जैक्ट नहीं, राउंड अबाउट तकरीबन, तो 3/4 3/4 हिस्से तक ऊपर कागज गीला हो चुका हो, तो आपने बेटा इस स्ट्रिप को अंदर से निकाल लेना होता है। कागज जहां तक गीला हो गया था, जहां तक भी गीला हो, वहां पेंसिल से एक लाइन लगा लेते हैं दोबारा से। कागज जितना आपका गीला हो गया था, वहां पेंसिल से एक लाइन लगा लेते हैं, जब अभी गीला ही होगा, क्योंकि जब ड्राई हो जाना पता नहीं चलना कि कागज कितना गीला हुआ था खुश्क होने के बाद। तो इसलिए बेटा जहां तक कागज गीला हुआ था उस जगह को हम बोलेंगे सॉल्वेंट फ्रंट। तो स्ट्रिप को निकाल के सॉल्वेंट फ्रंट को मार करके आपने इसको ड्राई होने देना, खुश्क होने देना है। जब मोबाइल फेस ऊपर को जा रही थी तो उसने इन कंपोनेंट्स को, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स को, उनको एक दूसरे से अलग कर दिया था। कोई कंपोनेंट ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा ऊपर, कोई कंपोनेंट थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, कोई उससे नीचे रह जाएगा। और ये कंपोनेंट्स कौन सा ज्यादा ऊपर जाएगा, जिसकी के वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, वो ज्यादा ऊपर चला जाता है। जिसकी के वैल्यू कम होगी वो नीचे रह जाएगा उससे, जिसकी के वैल्यू और कम होगी वो और नीचे। तो कंपोनेंट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट वैल्यूज। जिसकी मोबाइल फेज के लिए एफिनिटी ज्यादा थी, वो कंपोनेंट्स जब मोबाइल फेज आ रही है उसके साथ ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। जिन कंपोनेंट्स की मोबाइल फेज के साथ अफिनिटी, अट्रैक्शन या उसमें डिसॉल्व होने की एबिलिटी रिलेटिवली कम थी, और स्टेशनरी फेज के अंदर डिसॉल्व होने की एबिलिटी या उसके साथ उनकी अट्रैक्शन ज्यादा थी, वो उन कंपोनेंट्स को मोबाइल फेज ऊपर को जाते हुए ज्यादा ऊपर ले जाने में कामयाब नहीं होगी। उस तरह के कंपोनेंट्स नीचे रहते चले जाते हैं। तो इस तरह से कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट होते चले जाएंगे। ये ड्राई होने के बाद जो भी आपके पास स्ट्रिप बनेगी उसमें मुख्तलिफ कलर्स अगर आपको नजर आ रहे हैं तो आप देख के बड़ी आसानी से पता चला लेंगे कि आपके पास जो कह लें कि मिक्सर था, जो मिक्सर आपके पास था, ये मिक्सर के कंपोनेंट्स ऊपर को मूव कर गए। तो अगर वो रंगदार कंपोनेंट्स से बड़ी आसानी से उनका पता चल जाता है। इस सारी चीज को अब हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। ये सारी शराब ड्राई हालत में जिसके ऊपर आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, इस सारी स्ट्रिप को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमेटोग्राम का नाम देते हैं। बात बात ऐसा होता है कि कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हुए हैं। जो मिक्सर है, सपोज उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हुए हैं। प्योर बी इधर आपके पास था, इसके अंदर अगर बी यहां तक मूव किया तो ये प्योर बी भी उतना ही मूव करेगा, क्योंकि बी की मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के लिए जो इधर प्योर की एबिलिटी है, इधर भी वही एबिलिटी है उनके साथ मूव करने की। सेम ऐसे अगर प्योर सी आपका यहां तक गया है तो मिक्सर के अंदर आपका सी भी यहां तक गया है। लेकिन बात होता ही है कि ये जो स्पॉट्स हैं, कागज आपका 3/4 गीला हो गया था, लेकिन स्पॉट्स भी एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हुए हैं जो उसमें कंपोनेंट्स हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहे, बेरंग कंपाउंड्स हैं सारे के सारे। तो क्या करते हैं, नजर आपको नहीं आ रही, अभी आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, तो ये भी आपने सपोज करना आपको नजर नहीं आ रहे, तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर कुछ केमिकल्स की या तो स्प्रे करते हैं। उस केमिकल्स के स्प्रे करने के नतीजे में होता क्या है कि ये कंपोनेंट्स उस केमिकल के साथ रिएक्शन करके कोई रंगदार जो स्पॉट्स है वो डेवलप कर देते हैं, वो कलर्ड स्पॉट्स डेवलप कर देते हैं। कोई केमिकल नहीं तो हम कोई फिजिकल टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। तो बात ऐसी चीजें होती हैं, हीट करने पे अपना रंग तब्दील कर जाती हैं। हीट करना एक फिजिकल टेक्निक है, तो कुछ फिजिकली या केमिकल मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। अगर कंपाउंड्स आपके जो अलग हुए हैं वो कलरलेस हो, उनका कोई कलर नहीं हो, तो उनको डेवलप करने के लिए, तो क्रोमेटोग्राम को डेवलप करने के लिए, रंगों को डेवलप करने के लिए, उनको विजुअलाइज करने के लिए, उनको देखने के लिए हम कुछ केमिकल या फिजिकल मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लोग हैरान होंगे, ये जो आप लोगों को मैंने स्ट्रिप दिखाई थी ना, जिसमें ऊपर ये येलो कलर है और नीचे यहां पे ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर आपको बेटा पेंसिल लाइन नजर आ रही होगी, यहां से लगी, ये सॉल्वेंट फ्रंट को मार्क कर रही है। ये नीचे आपको एक पेंसिल लाइन नजर आ रही होगी, ये बेटा बेस लाइन है, ठीक है। यहां पे जो हमारा मिक्सर था उसका स्पॉट लगाया गया था। कागज जब इतना तकरीबन 3/4 तक गीला हो गया, ऊपर तक यहां तक, तो हमने स्ट्रिप को निकाल लिया था और ये कुछ नहीं नजर आ रहा था ऊपर। बाद में इसके अंदर बेटा जो केमिकल्स एक दूसरे से लगा हुए थे ना, वो H2S गैस के साथ या सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके ना ये रंगदार कंपाउंड्स बना देते हैं, येलो और ब्लैक। तो हमने इसके ऊपर फिर केमिकल का स्प्रे किया था। तो केमिकल H2S के साथ
सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये येलो कलर डेवलप हो गया था और ये ब्लैक कलर जो है ये डेवलप हो गया था। ये क्रोमेटोग्राम हमें डेवलप करना पड़ा था। इसके असल जो कंपोनेंट्स थे, असल जो इसमें कह लें सॉल्ट्स थे या कंपाउंड्स थे, वो कलरलेस थे। तो इस कलरलेस कंपोनेंट्स को हमने विजुलाइज किया, उनको देखा केमिकल मेथड के जरिए से। सेम ऐसे शुगर्स वगैरह एक दूसरे से अलग हो चुकी हो तो शुगर्स बेटा हीट करने पे ना जल जाती है, ब्लैक सा स्पॉट हल्का सा बन जाता है। अगर शुगर्स को हमने सपोज क्रोमेटोग्राफी से अलग किया है तो हम उनको विजुलाइज देखने के लिए हम हीट की टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीजों को विजुलाइज करने के लिए, क्रोमेटोग्राम को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ तरह के तरीके इस्तेमाल होते हैं। तो जहां जौन सा तरीका बेस्ट अप्लाई होता है वहां पे वो फिजिकल या केमिकल मेथड यूज कर लिया जाता है। अच्छा, इसमें यहां एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, आरएफ, रिटार्डेशन फैक्टर। ये रिटार्डेशन फैक्टर और के, इन दोनों का आपस में बड़ा कह लें क्लोज रिलेशनशिप है। आरएफ वैल्यू ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है के के साथ, बल्कि ये आपने रिलेशनशिप अपनी बुक पे नोट भी कर लेना है। अगर किसी कंपोनेंट की के वैल्यू ज्यादा होगी उसकी आरएफ वैल्यू भी ज्यादा होती है, अगर किसी कंपोनेंट की के वैल्यू कम होगी उसकी आरएफ वैल्यू भी कम होती है। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। आरएफ होती क्या है? आरएफ या रिटार्डेशन फैक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस traveled by the component from original spot या baseline, और उसका रेशियो किसके साथ है? डिस्टेंस traveled covered by the solvent front from ओरिजिनल स्पॉट या बेसलाइन। यानी आपका जो ओरिजिनल स्पॉट था ना, यहां से लेके जो सॉल्वेंट फ्रंट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सपोज ये वाला, इसको हम नाम दे दें चले y, इस डिस्टेंस को। आपका बी कंपोनेंट है, इसने कितना, इधर भी उतना, इनके सेंटर से आप वो डिस्टेंस मेजर करते हैं तो आपके बी कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इधर देखिए बेटा, इसको हम x कह दें, कुछ भी 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 हो सकता है, या कुछ डिस्टेंस हो सकता है। लो बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।